Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to do part 2 of chapter 1. Chapter 1 is what is psychology. I have already covered part 1 where we had studied about what is psychology, psychology as a discipline, psychology as a natural science and psychology as a social science. Today we are going to read two topics, understanding mind and behavior, and second is popular notions about the discipline of psychology. Now the topic is understanding mind and behavior. So technically we are going to understand how behavior and mind are connected and how mind impacts our behavior. हमारे दिमाग में के अंदर, दिमाग इज ब्रेन, दिमाग के अंदर जो मन है जिसको हम माइंड कहते हैं, माइंड की प्रेजेंस को हम प्रूव नहीं कर सकते. ये एक तरह का टैबू रहा है हमेशा साइकोलॉजी में, क्योंकि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसका कोई कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर नहीं है, इसकी कोई लोकेशन नहीं है. सो सिंस इट डजंट हैव एनी लोकेशन और इसको किसी तरह से भी हम प्रूव नहीं कर सकते, इसीलिए माइंड के बारे में हमेशा कंफ्यूजन एग्जिस्ट करती रही है. लेकिन कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं जिसने ये प्रूव किया है कि माइंड एग्जिस्ट करता है एंड माइंड एंड ब्रेन बोथ आर सेपरेट एंटिटी. ब्रेन के बिना माइंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता. लेकिन यहाँ पे रियल लाइफ इवेंट्स बताए हैं जहाँ पे हम ये प्रूव कर सकते हैं. नंबर 1 इवेंट, एक केस में एक पेशेंट के अंदर से ऑक्सीपिटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन. हम जो भी आंखों से सेंस करते हैं और फिर ऑप्टिक नर्व से होते हुए वो ब्रेन को कनेक्ट करता है. तो जो ब्रेन का पार्ट है जिसको कनेक्ट करते हैं उसको हम ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं. सो ऑक्सीपिटल लोब के वजह से हम चीजों को समझ पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं. सो ये रिमूव कर दिया गया. वो पर्सन उसके बाद भी किसी भी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर पा रहा था, उसको विजुअल क्यूज थे हर एक चीज के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, यानी वो देख कैसे रहा था. दैट मीन्स माइंड इज देयर विच डज नॉट हैव एनी लोकेशन बट देयर इज समथिंग विच डायरेक्ट्स अस. सिमिलर इवेंट एक और हुआ जहां पे हमने देखा कि एक एथलीट थे, उन्होंने एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में अपना आर्म लूज कर दिया था. अब उनका जो बॉडी से तो वो पार्ट हट गया. फैंटम आर्म का मतलब होता है इमेजिनरी आर्म, जो माइंड में उनकी आर्म की पिक्चर है. कोई चीज चली भी जाती है तो भी एक दिमाग में उसकी इमेज रह जाती है. तो जब उसको कॉफी ऑफर की गई, जैसे मैंने बताया, जो इमेजिनरी आर्म थी उससे कॉफी कप को होल्ड करने की कोशिश की. हाउएवर देयर वाज नो आर्म, तो वो होल्ड कैसे करता. अब सामने वाले ने वो कप वापस ले लिया क्योंकि आर्म है ही होल्ड करने के लिए. सो दिस एथलीट responded and protested for that. So इससे पता चलता है कि हमारा मन जो है वो फिर भी हमारे बिहेवियर को अंजाम देता है. It has that memory of behavior. एक और यहाँ पे ब्रेन इंजरी के पेशेंट के बारे में बताया कि एक पर्सन की एक्सीडेंट हो जाता है एंड उसको ब्रेन इंजरी आ जाती है. जब वो हॉस्पिटल से वापस आता है तो वो जो पेरेंट्स है उसके, उनको कहता है कि वो डुप्लीकेट से रिप्लेस हो गए हैं और वो इम्पोस्टर्स हैं, इस तरह से बोलता है. सो यानी उसके ब्रेन में डैमेजेस आए थे लेकिन फिर भी उसके माइंड में कुछ चीज़ें इंटैक्ट थी. ये पता चलता है इससे. देन कुछ स्टडीज़ हुई है न्यूरो साइंस में जिसमें हमें ये पता चलता है कि बिहेवियर एंड माइंड के बीच में रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करती है. जैसे कि पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है एक. ये टेक्निक्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी क्योंकि ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना आगे जाके, अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनते हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये टेक्निक्स आपको नोट डाउन करनी पड़ती हैं, आपको यूज़ करनी पड़ती हैं. तो आपको पता होना चाहिए व्हाट टेक्निक यू आर यूजिंग. दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक. हम इमेजिन करते हैं जो चीज़ हमें हमारी लाइफ में चाहिए है. जब हम उसको विजुअलाइज करने लगते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को विजुअलाइज करने लगते हैं तो वो रियल में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाती हैं. जैसे आप पॉजिटिव इमोशन को बार बार फील करते हैं, आपकी बॉडी में पॉजिटिव प्रोसेसेस होंगे. इसके कुछ एग्जांपल बताए हैं. जैसे एक पर्सन थे, उनकी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस थी बहुत सारी, तो वो विजुअलाइज करने लगे कि उनकी आर्टरीज से वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं. एंड दिस पर्सन kept on practicing for a long period of time. धीरे धीरे जब दोबारा उनके टेस्ट किए गए तो पता चला उनके अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं वो बहुत कम हो चुके हैं, अब उतने नहीं रहे. मेंटल इमेजरी टेक्निक में हम इमेजेस जनरेट करते हैं अपने माइंड में किसी चीज़ को लेकर. स्पेसिफिकली कुछ डिसऑर्डर्स में हम मेंटल इमेजरी को यूज़ करते हैं. स्पेसिफिकली जो फोबियाज के केस होते हैं ना, जो डरते हैं, जैसे कि
हाइड्रोफोबिया होता है, हाइट को लेकर फोबिया होता है लोगों को, पेट्स जानवरों को लेकर फोबिया होता है, तो लिजर्ड्स को लेकर फोबिया होता है। तो वो जो फोबियाज है ना, उनको इमेजरी टेक्निक से हम हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, बिहेवियरल चेंजेस ला सकते हैं। तो इरेशनल जो बिहेवियर्स होते हैं, इरेशनल फियर्स जो होते हैं किसी ऑब्जेक्ट्स को या सिचुएशंस को लेकर, वो हम इमेजरी टेक्निक से हील कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मेंटल इमेजरी। 2 टेक्निक्स के बारे में मेंशन किया है यहाँ पे। वन इज पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक एंड सेकंड इज मेंटल इमेजरी। नेक्स्ट एक और टर्म आया है जो इंपॉर्टेंट है, वो है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी एक साइंस है, एक डिसिप्लिन है जो अभी रिसेंटली आया है। इसमें ये कहा गया है हमारे माइंड का बहुत रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में। यानी आप अपने माइंड में अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझने लगते हो, आप बिलीव करने लगते हो कि आप सारे इन्फेक्शंस और सारी चीज़ों से लड़ सकते हो, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी ब्रांच दैट वर्क्स ऑन दिस। आपको ये एक्टिविटी दी है, इसमें इन्होंने बोला इमेजिन एंड विजुअलाइज योरसेल्फ इन दी फॉलोइंग सिचुएशंस। इन सिचुएशंस में आपको अपने आप को इमेजिन करना है और विजुअलाइज करना है। मेंशन 3 साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन ईच सिचुएशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है आज के वीडियो का, वो है पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में पॉपुलर नोशंस क्या है, यानी पॉपुलर थ्योरीज या पॉपुलर बिलीव्स क्या हैं, उसके बारे में हम समझेंगे इसमें। सो पॉपुलर थ्योरीज जो ह्यूमन बिहेवियर की हैं वो कॉमन सेंस पे बेस्ड होती हैं, जबकि हम कॉमन सेंस ना साइकोलॉजी के जस्ट ऑपोजिट है। जैसे कि इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है ह्यूमन बिहेवियर का, और इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो कॉमन सेंस होती है ना, वो हाइंड साइड के ऊपर बेस्ड होती है। मतलब पहले कोई इवेंट होता है, उसके बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं, जबकि साइकोलॉजी जो होती है वो डिपेंड करती है प्रिडिक्शन पे। यानी हम बिहेवियर को नोटिस करते हैं एंड देन वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। ये साइकोलॉजी है। लेकिन जो कॉमन सेंस होती है वो क्या करती है, कॉमन सेंस पहले आउटपुट को देखती है एंड देन फिर कंक्लूजन बताती है। सो इसमें यहाँ पे कॉमन सेंस का एक एग्जांपल दिया है कि सपोज आपकी कोई फ्रेंड है और आपकी फ्रेंड को अब बहुत कहीं दूर जाना पड़ रहा है आपसे। अब इसमें क्या होगा आगे, आपका अपने फ्रेंड के साथ अट्रैक्शन रहेगा या चला जाएगा। सो यहाँ पे 2 सेइंग है जो बहुत पॉपुलर है। नंबर 1 इज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी जो आपके पास नहीं रहता उसको आप भूल जाते हो। एंड दूसरी सेइंग है डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, यानी आप जितने दूर किसी से रहते हैं उतना ही आप उसको चाहने लगते हो और आपकी चाहत बढ़ जाती है उसके लिए। अब इन दोनों सिचुएशंस को अगर हम एक्सप्लेन करें तो देखो, अगर फर्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं जिसमें बोल रहे हैं कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये वो सिचुएशन है जहां पे सपोज आपका कोई नया फ्रेंड बन जाता है। अब अगर आपका कोई नया फ्रेंड बन गया तो ऑफ कोर्स आप पुराने फ्रेंड को तो याद नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आप ऑक्यूपाइड हो। आपका वो जो टाइम है जो आप उस फ्रेंड के साथ बिताते थे, अब आप किसी और के साथ बिताते हैं। तो ये आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड की सिचुएशन हो गई। नाउ सेकंड सिचुएशन में हम देखते हैं कि आप कोई नया फ्रेंड नहीं बना पाए। अगर आप नया फ्रेंड नहीं बना पाए तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मेक्स दी हार्ट ग्रो फॉन्डर, आप हमेशा अपने पुराने दोस्त को याद करते रहेंगे, राइट। तो ये दोनों सिचुएशन ही एप्लीकेबल है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। सो ये हमें ये बताता है कि कैसे जो एक्सप्लेनेशन है वो फॉलो हो रहा है बिहेवियर के बाद। दिस इज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज बेस्ड ऑन हाइंड सेट। पहले चीजें हो गई होती हैं, फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। जबकि जैसे मैंने बताया, साइकोलॉजी इज अ साइंस दैट लुक्स फॉर द पैटर्न ऑफ द बिहेवियर एंड प्रिडिक्ट, और ये बिहेवियर के होने के बाद एक्सप्लेन नहीं करती, बिहेवियर के होने से पहले एक्सप्लेन करती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के पीछे हमेशा कोई ना कोई साइंटिफिक नॉलेज एग्जिस्ट करती है। ड्वेक ने 1975 में एक स्टडी की, और ये करने का रीजन यही था कि वो ये प्रूव करना चाहती थी कि कॉमन सेंस इज डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजी। सो इनका मेन पर्पस जो स्टडी का था वो ये था कि इनका कंसर्न था कि जो बच्चे जल्दी से गिव अप कर जाते हैं, मुश्किलें सामने देखते हैं और वो पहले ही बोल देते हैं हमसे नहीं होगा, कोशिश तक नहीं करते, तो उन बच्चों में कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप किया जाए, उनमें ऐसा क्या किया जाए कि वो गिव अप ना करें। सो कॉमन सेंस तो ये कहती है कि पहले इनको ईजी क्वेश्चंस दे दो, वो क्वेश्चन जब करने लगेंगे तो उनका जब वो सक्सेस
सक्सेस रेट बढ़ जाएगा उनका इजी क्वेश्चन करके, तो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एंड देन लेटर ऑन वी कैन प्रोवाइड देम सम डिफिकल्ट क्वेश्चन सो दैट वो अटेम्प्ट कर सके। जनरली हम यही करते हैं, हम किसी भी बच्चे को जिसको ज़्यादा परेशानी होती है हम उनको यही करते हैं कि ईजी क्वेश्चन देते हैं। जब उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है, सेल्फ बिलीफ बढ़ने लगता है, तब हम उनको थोड़े थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन देने लगते हैं एंड वो अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। नाउ इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 ग्रुप बनाए ड्वेक ने, और 2 ग्रुप्स में जो बच्चे थे उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। 25 डेज तक उन्होंने मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्रेनिंग दी। फर्स्ट ग्रुप जो था उनको इजी प्रॉब्लम्स देते रहे मैथ्स में, जो आराम से वो सॉल्व कर रहे थे, और जो सेकंड ग्रुप था उनको इजी एंड डिफिकल्ट का मिक्स प्रॉब्लम्स देते थे। सो जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हम दे रहे थे, तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट प्रॉब्लम देने से क्या होता है, बच्चे नहीं कर पाएंगे, है ना, उनको मुश्किल आएगी। सो ड्वेक ने उन्हें ये बोला कि कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने ज़्यादा मेहनत नहीं की इसीलिए तुम उसको क्लियर नहीं कर पाए, उससे सॉल्व नहीं कर पाए। सो शी केप्ट ऑन पुशिंग देम, स्टूडेंट्स को पुश करती रही कि कोशिश करते रहो, तुमसे बन जाएगा। 25 डेज खत्म हो गए ऐसा करते हुए। अब ट्रेनिंग पीरियड जब एंड हुआ तो अब न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स फिर से क्रिएट की गई और दोनों ग्रुप को दी गई। अब इस बारी क्या किया, दोनों ग्रुप को सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दी गई जिसमें मिक्स थे डिफिकल्ट एंड इजी क्वेश्चन। सो हमने ये देखा कि जिनको इजी प्रॉब्लम्स दी जाती थी, जो हमेशा सक्सेसफुल होते थे, उन्होंने फिर भी गिव अप कर दिया जब उन्होंने मुश्किल क्वेश्चंस देखे। जबकि वो ग्रुप जिसको हम मिक्स क्वेश्चंस देते थे, वो उन्होंने कोशिश फिर भी की करने की, क्योंकि उनको पुश इस बात के लिए किया जाता है कि तुम कर सकते हो, और तुमने एफर्ट्स नहीं किए इसलिए तुम नहीं कर पाए। सो इससे ये पता चलता है कि वो कॉमन सेंस इज नॉट साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज डिफरेंट। सो कुछ कल्चर्स में, जैसे बहुत सारे कल्चर्स में आपने देखा होगा ऐसा भी होता है कि मैन आर मोर इंटेलिजेंट ऐसा बोला जाता है, या विमेन आर मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स ऐसा कहा जाता है। तो ये क्या है, ये कॉमन सेंस बना दी गई है क्योंकि उन्होंने जनरली ये चीज़ देखी है। बट एम्पेरिकल स्टडीज ये बोलती हैं कि ये दोनों ही गलत हैं फैक्ट्स। वो इसीलिए गलत हैं क्योंकि लेडीज़ को तो अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं करने की वो चीज़ें, तो वो जब उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो वो कैसे सीखेंगी। तो आप उनको कैसे बोल सकते हो कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो। इंटेलिजेंट तो तब बनता है ना इंसान जब वो फेस करता है चीज़ों को, सीखता है। सो दैट इज़ वाई कॉमन सेंस जो है वो हमें सिर्फ वो थोड़ी सी चीज़ें बता पाती है जो हमने ऑब्जर्व करके देखी हैं, लेकिन साइकोलॉजी हमें पुश करती है, मोटिवेट करती है चीज़ें करने के लिए। तो अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो आप चीज़ें अटेम्प्ट कर सकते हो, दूसरों की हेल्प से परफॉर्म भी कर सकते हो अच्छा। नाउ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, आप उनको तांत्रिक नहीं मान सकते, ऑल बिकॉज दे आर प्रिडिक्टिंग। हम प्रिडिक्ट करते हैं बिहेवियर्स को देखकर। एस्ट्रोलॉजर्स, पाम रीडर्स ये अलग होते हैं, साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं, इसीलिए आपको सेम नहीं समझना। अगर कोई किसी को डाउट है तो आप उनको समझा भी सकते हो। हमारे जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स से डेवलप होते हैं। हमने प्रिंसिपल्स कैसे बनाया, जब हमने बहुत सारी स्टडी की है, हमने बहुत सारे केसेस पढ़े हैं, तब हमने बिहेवियरल स्टडीज करके प्रिंसिपल बनाए हैं, साइकोलॉजिकल फिनोमेना देखे हैं, देन वी हैव कंक्लूडेड समथिंग। दैट इज व्हाई साइकोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल परसीव। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा, और अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और कमेंट करके बताएं आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।